काश माँ भी पिताजी का ये रूप देख पाती। मुझे ना सुनना पसंद नहीं, एक बार कह दिया ना, चाहे चांद टले या सूरज टले, जो मैंने कह दिया वही होगा, वरना तुम लोग आजाद रहो, मैं ही ये घर छोड़कर निकल जाता हूँ। एक समय में पिताजी की ये पंक्तियाँ उनका तकिया कलाम बन चुकी थी और घर का हर छोटा बड़ा सदस्य उनकी इस धमकी से परेशान रहता था। सिवाय उनकी बेटी श्रुति के, वो उनकी लाडली जो थी। माँ और दोनों भाई क्या, दादा दादी भी अपने बेटे के इस हिटलर पने से डरते थे। उस जमाने में इकलौता बेटा होने का भरपूर फायदा उठाते हुए पिताजी एकदम मनमौजी से हो गए थे। उन्हें लगता वो एक राजा है और पूरा घर उनकी रियासत, मगर उन्हीं पिताजी का आज ये रूप। श्रुति को कुछ पच नहीं रहा था। कहाँ वो ठसकदार पिताजी और कहाँ ये बहुओं की हाँ में हाँ मिलाने वाले पिताजी। कभी खुद से एक पानी का गिलास भी ना उठाने वाले पिताजी आज अपने 62वें साल में इतने एक्टिव और सरल कैसे हो गए, श्रुति कुछ समझ नहीं पा रही थी। छोटे भाई की शादी के पूरे 2 साल बाद श्रुति मायके आ पाई थी। समय ही नहीं था, दोनों भाइयों से पहले उसकी शादी हो चुकी थी, तो मेहमान बनकर ही आना जाना होता था, शादी में या किसी उत्सव में। वैसे भी उसकी शादी के बाद माँ के चले जाने से मायका ऐसे भी अधूरा सा हो गया था। शादी ब्याह तक में भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रही थी। आई तो इस बार भी भतीजी के जन्म पर ही थी, पर इस बार सोचकर आई थी कि अब की बार तो कम से कम 15 दिन रहकर ही जाऊंगी। पता नहीं फिर पिताजी के साथ रहना नसीब हो या ना हो। मन में कल्पना थी कि पिताजी का वही कठोर रूप होगा, बहुओं के साथ भी। पता नहीं दूसरे घर से आई दोनों भाभियां कैसे एडजस्ट करती होंगी। भाइयों के दबाव में शायद बर्दाश्त कर भी लेती हो, मगर मन से कहाँ उतनी इज्जत और सम्मान करती होंगी। पर यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी पड़ी थी। कभी उसे अपनी भाभियों से ईर्ष्या भी होती और अपनी माँ के लिए दुख भी कि काश माँ भी पिताजी का ये रूप देख पाती। सुबह की चाय पिताजी ही लेकर आए थे। पिताजी आप क्यों? मैं बना लेती ना, कोई बात नहीं बेटा, रोज मैं ही बनाता हूँ। अपने हाथ की चाय अच्छी भी लगने लगी है और सुबह जल्दी उठकर बोरियत भी नहीं होती। लगता है भाभी भी उठ गई, मैं देखती हूँ। खटर पटर की आवाज सुनकर श्रुति बोली, तू आराम से बैठकर चाय पी, मैं सबकी चाय बनाकर उनके कमरे में दे आया हूँ। श्रुति अपने पिता का मुंह देखती रह गई। जब माँ बीमार होती थी तो बाहर से खाना ही नहीं बल्कि चाय भी आती थी, और आज सुबह का किचन का जिम्मा बड़ी भाभी का था, क्योंकि छोटी भाभी एक तो कामकाजी थी और दूसरा अभी अभी बेबी हुई थी। अन्य दिनों में शाम की जिम्मेदारी छोटी भाभी की होती थी, क्योंकि बड़ी भाभी शाम को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाती थी। अभी शाम के लिए एक बाई लगी हुई है, जब तक कि छोटी भाभी काम संभालने के लायक नहीं हो जाती। बड़ी बहू, मैंने आलू उबाल दिए हैं और आटा भी गूंद दिया है, आज आलू के परांठे बना लेना। ठीक है पापा जी, बड़ी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा जी सुनते ही चिढ़ जाने वाले पिताजी को आज बहुएं आराम से पापा जी कह रही थी। पिताजी इतना कैसे बदल गए। किचन में बड़ी बहू का सहयोग करते करते पिताजी छोटी बहू के बारे में भी कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। लगता है छोटी भाभी पिताजी को उतनी पसंद नहीं है, श्रुति मन में सोचने लगी। पर शाम को जब बड़ी भाभी कोचिंग चली गई तो छोटी भाभी के साथ भी पिताजी की अच्छी बॉन्डिंग दिखी। श्रुति कोडोट और उनके पास वो छोटी मोटी बातें बड़ी बहू की भी कर रहे थे। चुगली की ये औरतों वाली आदत भी सीख ली थी पिताजी ने। ये सोचकर श्रुति मन ही मन मुस्कुराई। 3-4 दिन पिताजी का ये रूप देखकर श्रुति से रहा नहीं गया और एक दिन अकेले में उनसे पूछ ही लिया, पिताजी आप इतना बदल कैसे गए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पिताजी पहले जोर से ठहाके मारकर हंसे, फिर बोले,
मुझे पता था तू जरूर ये सोचेगी और मुझसे पूछेगी कि कभी शेर बनकर रहने वाला तेरा बाप आज बिल्ली बनकर कैसे घूम रहा है। करना पड़ता है बेटा, अगर सुख चैन से जीना है तो ये सब करना पड़ता है। गलती मेरी ही थी, तेरे दोनों भाई मुझसे बचपन से ही इतना डरते आए कि कभी बात ही नहीं होती थी। और अब तो ना उनके पास समय है और ना ही जरूरत। तेरी शादी और तेरी माँ के जाने के बाद मैं तन मन से इतना अकेला हो गया था कि कभी कभी अपने साथ कुछ बुरा करने के ख्याल भी आने लगते। एक दिन परेशान होकर यूं ही तेरी माँ की अलमारी खोली, वहाँ साड़ी और गहनों के अलावा एक डायरी भी रखी थी। मैं उसे बोलने का मौका ही कहाँ देता था, इसलिए शायद वो अपनी बातें उस डायरी से बांटती थी। पूरी डायरी में वो सारी बातें ही थी जो वो अलग अलग मौके पर मुझसे कहना चाहती थी मगर नहीं कह पाई। उन्हें पढ़कर मैं बहुत रोया। अंत में उसने मेरे नाम एक संदेश रख छोड़ा था, रुक तुझे डायरी लाकर पढ़कर बताता हूँ। ये कहकर पिताजी डायरी लेने अंदर गए और डायरी ले आए। श्रुति कभी कभी माँ को लिखते हुए देखती थी, मगर उसे लगता था कि शायद घर के खर्चे या हिसाब लिख रही हो। पिताजी डायरी के अंत में लिखा संदेश पढ़कर सुनाने लगे, आप बुरे नहीं हैं, मगर आपको समय के साथ चलना नहीं आया। बचपन की हट, जवानी की खूबसूरती और वयस्कता के समझदारी के रंग में ढल नहीं पाए। यही दिक्कत रही। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है कि घेरे में खुद को कैद कर लिया। आपने अपनी पसंद को ही नहीं अपने आप को भी बांध लिया है और शायद ऐसे जीते जीते आप इसके आदी हो गए हैं। आपके बच्चे, माँ बाप और मैंने तो इसमें जीना सीख लिया, मगर कल को बहुएं आएंगी, दामाद जी होंगे। अगर आप उनके साथ भी ऐसा करेंगे तो क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? मान लीजिए आपने कह दिया कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। एक बार कह दिया ना, जो मैंने कहा वही होगा, वरना तुम लोग आजाद हो, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। तो उस पर अगर बहू ने कह दिया कि ठीक है जैसी आपकी मर्जी, तो क्या करेंगे? अभी भी समय है, समय के साथ बदलेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं आएगी। बस इतना ही कहना था आपसे, आगे आप खुद समझदार है। माँ की बातें सुनते सुनते श्रुति का मन भर आया। माँ जब तक रही पिताजी के साथ जीना सीखती रही और जब गई तो उन्हें ही जीना सिखा गई। खुद को बदलना इतना आसान नहीं होता बेटा। जीते जी तेरी माँ का सम्मान नहीं कर पाया, अब भी नहीं किया तो ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके सामने नहीं बदल पाया, इसका मुझे अफसोस है, मगर वो जहाँ भी होगी ये देखकर खुश होती होगी, इस बात का मुझे संतोष है। अभी तक बहुत बदला हूँ और रोज बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने, रहने, जीने सब में, और चुगली करने में भी है ना पिताजी। पिता को बहुत भावुक देखकर उनके मुंह पर मुस्कान लाने के लिए श्रुति ने कह दिया, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वो भी मेरी हर चीज पर गौर करती रहती थी। आंख में आंसू और होठों पर हंसी लिए पिता उसके सर पर हाथ फेरने लगे। एक अजनबी ऑटो ड्राइवर ने कैसे की लड़की की मदद। कहाँ जाना है मैडम? तेज बारिश में सड़क किनारे खड़ी पूर्वी ने हाथ हिलाकर ऑटो को रुकने का इशारा किया तो ऑटो के ड्राइवर मंजीत ने अपना ऑटो रोककर पूर्वी से पूछ लिया, भैया जाना तो मुझे पटेल नगर था, मगर आप मुझे चौराहे तक छोड़ दीजिए। मैं आपको पटेल नगर तक छोड़ दूंगा मैडम, मंजीत ने पूर्वी को निश्चिंत करना चाहा, लेकिन पूर्वी ने उसे बताना जरूरी समझा, भैया मेरे पास किराया देने के लिए रुपए कम हैं, आप मुझे बस चौराहे तक ही छोड़ दीजिए। पूर्वी की मजबूरी को समझते हुए मंजीत ने उसे ऑटो की पिछली सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है मैडम। शाम का समय था और बहुत तेज बारिश होने के कारण सड़क लगभग सुनसान ही थी। दिन भर व्यस्त रहने वाली सड़क पर सिर्फ एक या दो वाहन ही नजर आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचकर मंजीत ने अपना ऑटो सड़क के एक किनारे पर रोक दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी,
मगर अंधेरा होने लगा था। ऑटो से उतरकर पूर्वी ने अपने हाथ में 20 रुपए का नोट निकालकर मंजीत की ओर बढ़ा दिया। किराया अपनी जेब में रखकर मंजीत अपनी ऑटो स्टार्ट करके आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार लड़कों पर पड़ी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा लड़का सिगरेट के छल्ले उड़ाता सड़क के एक किनारे से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही पूर्वी को बड़ी गौर से निहार रहा था। मोटरसाइकिल सवार वो दोनों लड़के पूर्वी के पास पहुंचने ही वाले थे कि मंजीत ने अपना ऑटो वापस मोड़ लिया। मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अजनबी ऑटो ड्राइवर के नम्र निवेदन और सामने से आ रहे लड़कों की नियत से आशंकित पूर्वी किराया देने के रुपए न होने के बावजूद भी बिना कोई ज्यादा सोच विचार किए फिर से मंजीत की ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर हल्की बारिश होती रही और पूर्वी मंजीत को हाथ के इशारे से अपने घर का रास्ता बताती रही। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूर्वी अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मंजीत ने ऑटो रोक दिया। पूर्वी के घर का दरवाजा खुला था। अपने घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज सुनकर घर के अंदर से पूर्वी की मां सुशीला जी निकलकर लगभग दौड़ती हुई बाहर आई और बारिश की बूंदों की परवाह न करते हुए ऑटो के बिल्कुल करीब पहुंच गई। ऑटो से उतर रही अपनी बेटी पूर्वी पर नजर पड़ते ही सुशीला जी भावुक हो उठी। बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा था, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। माँ, मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाई। इतनी बारिश में तू घर कैसे लौटेगी, यही सोचकर मेरा मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान को शुक्रिया अदा करती सुशीला जी ने कॉलेज से काफी देर से ही सही मगर सकुशल लौटी बेटी को गले से लगा लिया। अपनी माँ की चिंता को समझते हुए पूर्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को निश्चिंत करना चाहा। माँ, आप सही कह रही हो, भगवान सबकी सुनता है। तभी उन्होंने इतनी बारिश में इन ऑटो वाले भैया को भेज दिया मुझे घर तक पहुँचाने के लिए, वरना तो मैं घबरा भी रही थी। आज तो मेरे पास ऑटो से यहाँ तक आने का किराया भी नहीं था। अक्सर चौराहे से पैदल ही घर तक आने वाली पूर्वी ने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ सुशीला जी ने मंजीत के आगे हाथ जोड़ लिए। बेटा, ऑटो का किराया तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुमने आज जो मेरी बेटी की मदद की है उसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। अधेड़ उम्र की महिला को यूं अचानक अपने सामने हाथ जोड़े खड़े देख मंजीत ने सुशीला जी को सहज महसूस करवाने की कोशिश की। माताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहन बेटी तो सबके घर में होती है। मैंने सिर्फ पैसेंजर समझकर नहीं बल्कि छोटी बहन समझकर इन्हें घर तक पहुंचाया है। मुझे किराया नहीं चाहिए। भारी बारिश में मसीहा बनकर आए उस अजनबी ऑटो ड्राइवर के शब्दों में एक गजब का अपनापन महसूस करती सुशीला जी के साथ साथ पूर्वी भी निशब्द हो गई। लेकिन मंजीत संतुष्ट भाव से अपना ऑटो स्टार्ट कर तेजी से वापस मुड़ गया।